आप सभी को नमस्कार बंधुओं। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। हम लोग आज चर्चा करेंगे मूलतः संस्कृत ऑप्शनल के बारे में। और संस्कृत ऑप्शनल के बारे में मूलतः कई विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि सर मैं कैसे तैयारी करूं, क्योंकि संस्कृत ऑप्शनल के लिए कोई भी नियमित काम कर नहीं रहा है। टीचर पहले कुछ टीचर काम करते थे, लेकिन अब वो उनकी आप ऐसा कहो कि या तो एज हो गई है इतनी तो नहीं कर रहे हैं, या फिर मोटिवेट नहीं है उतने इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो भी कारण समझो। तो मेरे से ही कई लोगों को आशाएं हैं आजकल, और होना भी चाहिए क्योंकि एक युवा ही है कि जो कुछ कर सकता है। तो कई लोग आते हैं, प्रश्न करते हैं। सामान्य क्वेश्चन रहता है कि सर सेल्फ स्टडी से हम कैसे करें, चूंकि सभी लोग कोचिंग भी बहन नहीं कर सकते। मेरी कोचिंग मतलब बहन करने के लिए इतना पैसा नहीं है। सभी ऑप्शनलों से कम ही रखा हूं मैं पैसा, लगभग ऑप्शनलों के बराबर ही। बट क्या होता है कि कुछ हिंदी मीडियम के छात्र कर रहे हैं जो 15,000 10,000 देने की भी स्थिति में नहीं होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी सेल्फ स्टडी से कैसे करें, उसके लिए है तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण, है तो थोड़ा गंभीर, है तो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि असंभव नहीं है। ये काम करना कर सकते हो। अब आप कहोगे सर आपने कैसे किया, तो देखो सर ने तो पे के पास आर्थिक समस्या भी थी, लेकिन सर ने काफी इसके लिए निवेश किया था। कारण ये था कि चूंकि मुझे समझ में आ गया था कि बिना निवेश किए संभव ही नहीं है। और दूसरा, जैसा मैं आज आपके बताने के लिए हूं, मेरे लिए 2020 के आसपास 19-20 के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे इस तरीके से गाइड करता एक एक चीज के लिए, जो आज मैं कर रहा हूं। आपको मॉडल आंसर वगैरह की बात करता हूं यहाँ आकर के। आप लोग और भी क्या बात करवाना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे, और तो वो भी मैं यहाँ चर्चा करूंगा। ऐसा नहीं कि हर चीज पेड ही करता हूँ। मैं कई कई बार क्लास फ्री रखता हूँ। अभी कल ही हमने क्लास फ्री रखी थी, सबको शामिल किया था। ऐसे काफी चीजें फ्री करते रहता हूँ। तो जितना मेरे से संभव है कि मैं आप लोगों के लिए कर सकूं उतना कर रहा हूँ। और भी काफी मैं काम करता हूँ, यूजीसी नेट के लिए पढ़ाता हूँ, पेपर वन पढ़ाता हूँ, आदि आदि। तो ठीक है, हम सेल्फ स्टडी से कैसे करना है इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, 2026 के लिए, चूंकि अगला टारगेट अब 2026 ही है। 25 का जो मेंस लिख रहे हैं वो तो लिख ही रहे हैं, उनने तो अपना कर ही रखा होगा जैसे जो कर रखा है। अब जो 2026 के लिए चाह रहे हैं, 2027 के लिए चाह रहे हैं, 2028 के लिए चाह रहे हैं, तरीका एक ही होगा। बस समय को आप ऐसे कर सकते हो कि भाई जो 2026 के लिए है उनके पास केवल अब 4-5 महीने ही है ऑप्शनल तैयार करने को, क्योंकि आप नवंबर दिसंबर तक आपको कर लेना चाहिए। बाकी तो 27 दे रहे हैं उनके लिए 4-5 महीने की जगह वो 7-8 महीने दे सकते हैं। और जो 2028 के लिए कर रहे हैं वो साल भर भी दे सकते हैं यदि देना चाहे आराम आराम से। तो इस तरीके से समय का थोड़ा सा रहेगा, बाकी स्ट्रेटजी लगभग सेम रहेगी। तो हम लोग 2026 को लेकर के चलेंगे, जो स्ट्रेटजी मूलतः में 4-5 महीने को लेकर के चलूंगा यहाँ। और इसलिए ये मैंने यहाँ पर आपको लगा रखा है कि भाई क्या स्ट्रेटजी है। अब इसको हम लोग यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोजन इतना ही था कि मैं आपको बता दूं कि क्या चर्चा करने वाला हूं। चलिए अब इसको हटा करके चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर केवल मैं चर्चा करने के साथ आपको सिलेबस भी रखा हूं, चूंकि सिलेबस भी रखा हूं, पीवाईक्यू भी रखा हूं, कुछ मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा। कुछ इस तरीके से मॉडल आंसर जो है, टेस्ट सीरीज जो है, चीजें को बताते हुए मैं चलूंगा कि ऐसा आपको तैयार करना है जैसे मैंने किया, क्योंकि तभी एक बेहतर नंबर आपके आ सकेंगे। तो हम उसी को लेकर के यहाँ चलते हैं। सबसे पहले जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ भी है और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए। और ये हर व्यक्ति आपसे कहेगा, यहाँ पर मैं लिखते भी जाऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यूपीएससी का सिलेबस देखिए आप संस्कृत का, और सिलेबस को समझिए। आपको संस्कृत ऑप्शनल का सबसे पहले सिलेबस देखना है, और सिलेबस केवल एक ही पेपर का नहीं, आप सिलेबस दोनों पेपर का देखेंगे, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। अब सिलेबस आपको देखने में बहुत सरल लगेगा, छोटा लगेगा। एससीए भी सही है, सरल भी है, छोटा भी है, लघु भी है, इसलिए तो लोग लेते हैं, कहते हैं लघु पाठ्यक्रम है। लघु अब देख लो कितना कम, जैसे व्याकरण में मात्र यही है, संज्ञा संधि कारक समास वाच्य परिवर्तन, ये पढ़ लो तो आपका 50 अंक का क्वेश्चन यहीं से आता है। और आराम से करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, केवल 15 से 20 दिन का ये काम है। यानी कि मेरे जो लेक्चर है इसके इसके लिए लगभग 25 लेक्चर है, और आराम से कुछ कुछ लेक्चर 1-1.5 घंटे की भी है, कुछ आधे घंटे की भी है। यानी कि 25 घंटे का ये मैटर है, 25 से 30 घंटे का। 25 से 30 घंटे की क्लासेस यदि आप टू द पॉइंट पढ़ लेते हैं तो ये सिलेबस कवर हो गया। अब लेकिन आपको कैसे करना है उसकी भी मैं यहाँ पर बात करूंगा, क्या क्या कैसा करना है।
तो आपको सिलेबस आपको लेकर के चलना है और सिलेबस की बात करनी है। अभी मैं सिलेबस नहीं समझा रहा हूँ, बस अगले लेक्चर्स में मैं क्या करूंगा, कुछ लेक्चर्स में सिलेबस भी समझाऊंगा और एक एक यूनिट को लेकर के भी बातें करूंगा। अभी फिलहाल मैं तरीका बता देता हूँ कि इस तरीके से करना है इस लेक्चर में, क्योंकि ये केवल इसलिए है कि कैसे आप करें। अगले लेक्चर में आप लोग कमेंट करके कहेंगे सर आप एक एक यूनिट का सिलेबस और अप्रोच बता दीजिए कैसे करना है, बुक्स बता दीजिए, तो मैं वो भी करूंगा। लेकिन यदि आप लोग देखेंगे और कमेंट करेंगे, आपकी इच्छा होगी चाहिए ऐसा, तो मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, क्योंकि 80 to 90% विद्यार्थी देखेंगे ही नहीं लेक्चर। अब देखो संज्ञा पकड़ फिर भी मैं बना रहा हूं क्योंकि कुछ विद्यार्थी परेशान है। संस्कृत का सिलेबस आपके लिए यूनिट वाइज पहले लिख लीजिए और टिप्स पर रहना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि संज्ञा लगा है, संधि लगा है, कारक लगा है, समास लगा है, वाच्य परिवर्तन लगा है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि संज्ञा प्रकरण से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो तो कितने टाइप के पूछे जा रहे हैं। प्रत्याहार पूछेगा, उच्चारण स्थान पूछेगा, सूत्र और अर्थ उदाहरण के लिए पूछेगा, क्योंकि 5 प्रकार टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संज्ञा प्रकरण से। तो ऐसे संधि प्रकरण से कौन कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये आपको पता करना है। कारक प्रकार का जो क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, निबंध किस टाइप के, जैसे इस बार निबंध पूछा गया उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति बलियसी, ये पहले भी पूछा गया है। तो उपपद विभक्ति क्या है, कारक विभक्तियां क्या है, ये है। समास प्रकरण को लेकर के हर बार निबंध पूछ रहा है, अब तो भेदों से भी पूछने लगा है। इस बार उसने पूछा था द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगा नाम, सूत्र की व्याख्या ही पूछ लिया डायरेक्ट। तो समास पर कर्मधारय पर पूछ लेगा, अव्ययी भाव पर पूछ लेगा, द्वंद्व पर पूछ सकता है, द्विगु पर पूछ सकता है, उसके भी भेदों पर पूछ सकता है, जैसे एक शेष पर पूछ सकता है, इतरेतर द्वंद्व पर पूछ सकता है। तो ये आपको करके रखना है। अब वाच्य परिवर्तन करके रखना है, यानी कि आपको प्रत्येक टॉपिक्स के अंदर ये मालूम होना चाहिए कि संज्ञा पकड़ के क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं। यानी कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए, पी वाई क्यूज। और पी वाई क्यू आप लेकर के चलेंगे कम से कम 2001 से लेकर के, जैसे मैंने जो नोट्स बनाए हैं अपने नोट्स में मैंने 1992 से लेकर के रखा है, लेकिन हो सकता है आपको नाम ले उतने वहां से लेकर के क्वेश्चंस। लेकिन 2001 से लेकर के अभी आप 2025 आएगा तो 2024 तक के पीवाई क्यू आपके पास है, तो आप 2024 तक के ले सकते हैं। जब 25 आ जाए तो 2025 का आप ले लीजिएगा, ऐसे आगे आप लेते जा सकते हैं। लेकिन 2001 से 24 तक के आपको पीवाई क्यूज कलेक्ट करने हैं। कैसे, संज्ञा प्रकरण से 2001 से 2024 तक कितने क्वेश्चंस बने हैं, संधि प्रकरण से 1 से लेकर के 24 तक कितने क्वेश्चंस बने हैं, कैसे क्वेश्चंस बने हैं, 1 से लेकर के 2000 कारक से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, समास से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, वाच्य परिवर्तन से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। सेकंड यूनिट में वैदिक संस्कृत भाषा की विशेषताएं पूछी जा रही हैं, तो वैदिक भाषा में उपसर्ग कैसा है, वैदिक भाषा में प्रत्यय का विधान कैसा है, वैदिक भाषा में आत्मनेपद और परस्मयी पद की प्रक्रिया का क्या विधान, यानी कि तिगंत कैसा है, वैदिक में अव्यय और उपसर्ग का प्रयोग का नियम कैसा है, जैसे यहाँ पर उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहे थे, ठीक है, तो कैसे स्वतंत्र हो रहे थे, उसके क्या आपके पास वैदिक कुछ उदाहरण है, उदाहरण देकर के समझाना है। यानी कि आपको क्या करना है कि पीवाई क्यूज से क्या समझना है, ध्यान रखो। सिलेबस, आप सिलेबस से क्या समझोगे, सिलेबस से समझोगे कि ये टॉपिक्स लगे हैं, सिर्फ यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इसके बाहर आपसे लगभग चीजें नहीं पूछता है। जैसे आपको मालूम चल गया संधि प्रकरण या संज्ञा प्रकरण, अब आपको ये सिलेबस से मालूम चला कि संधि प्रकरण, ठीक है, ये आपको समझना है संधि प्रकरण। अब संधि प्रकरण आपको मालूम चल गया, पीवाईक्यू से क्या पता चलेगा, पीवाईक्यू से पता चलेगा कि संधि प्रकरण से कैसे पीवाईक्यू बनती है। जैसे एक बनेगा, आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, एकदम आपको एकदम स्पष्टता से समझा दे रहा हूं, उदाहरण कैसे बनेगा। जैसे एक बनेगा आपसे जहां पूछेगा विच्छेद करने को, कि इसका विच्छेद करिए। एक जगह पड़ेगा विच्छेद, मतलब आप जानते हैं कि मधु और अरि, यानी कि मध्वरी का विच्छेद करेंगे तो मधु प्लस अरि होगा, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, विद्यालय का विच्छेद करेंगे तो विद्या और आलय विच्छेद होगा। विच्छेद मतलब अलग करना, विवाह विच्छेद, दो लोगों को अलग करना, दो शब्दों को अलग करना। तो ये संधि है, विवाह तो हो नहीं रहा है, तो संधि में दो चीजों को अलग कर देंगे आप। जैसे विच्छेद का मतलब एक उदाहरण भी आप लिखना चाहे तो विद्या, है ना, प्लस आलय, ये क्या हो गया, विद्यालय का विच्छेद हो गया। अब इसको संधि करनी है तो संधि का मतलब होता है मिलाना। आपने देखा होगा कि आप यूपीएससी वाले हैं, यदि इतिहास पढ़ा होगा तो संधि में क्या होता था, दो लोग किसी चीज को लेकर के सुलह बना लेते थे और कुछ नियम कर लेते थे। यहाँ संधि में क्या होता है, दो चीजें जुड़ जाती हैं। विवाह का मतलब है संधि हो गया, है ना, तो संधि मतलब जोड़ना,
यानी कि विच्छेद मतलब तोड़ना, अलग कर देना। विच्छेद मतलब सरल भाषा में तोड़ना, और संधि मतलब जोड़ना। जोड़ोगे कैसे? विद्यालय को जोड़ दोगे तो विद्यालय, विद्यालय क्या हो गया? संधि मतलब जोड़ना। तो आपको पता चलेगा विच्छेद पूछ रहा है, संधि पूछ रहा है। अब आपको और क्या पता चलेगा पीवाईक्यू से? केवल विच्छेद संधि नहीं पूछ रहा है आपसे, संधि का जो सूत्र है, जैसे अभी विद्यालय है, विद्यालय में दीर्घ संधि है ना यहां पर, तो आप इसी का सूत्र पूछेगा, अकहा सवर्णे दीर्घा, अकहा सवर्णे दीर्घा, ये आपसे सूत्र पूछा। अब सूत्र पूछ रहा है, इसका अर्थ पूछेगा आपसे, और इसका उदाहरण पूछेगा। तो इसका अर्थ आपको संस्कृत में लिखना है। दूसरा, किताब लघु सिद्धांत में जो लिखा है वो नहीं, आपको इसको अपनी भाषा में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब ये बात आपको मालूम चलेगी कि आकाशवर्ण दीर्घ का सूत्र पूछ रहा है संधि के, और उसके सूत्रों के अर्थ और उदाहरण पूछ रहा है। अब संधि से और क्या पूछ रहा है? संधि से निबंध पूछ रहा है। अब निबंध पूछ रहा है, वो भी 10 अंक का पूछ रहा है। आपको दिखाऊंगा पेपर में कैसे पूछ रहा है। अब निबंध पूछ रहा है, तो निबंध को संधि से क्या पूछ रहा है? जैसे संधि का महत्व पूछ रहा है ना, संधि का महत्व पूछ रहा है। संधि प्रक्रिया को ध्वनि विज्ञान से जोड़ने को पूछ रहा है। अब ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान की इकाई है, लेकिन चूंकि भाषा तो संस्कृत की है, और उस भाषा कैसे वैज्ञानिकता को प्रदर्शित कर रही है, कैसे ध्वनि विज्ञान को प्रदर्शित कर रही है, पूछ रहा है। तो ये मैंने बताया संधि को लेकर के। अब यहां पर आपको अच संधि से क्या पूछ सकता है? हल संधि से पूछेगा, और व्यंजन संधि, यानी अच संधि को स्वर संधि कहोगे, हल संधि को व्यंजन संधि कहोगे, और विसर्ग संधि होगी, ध्यान रखिएगा। तो अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, ये 3 ही संधियां हैं यहाँ जो आपको लगी है। वैसे तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टो जी दीक्षित का आप पढ़ेंगे तो 5 प्रकार की संधि की बात करेंगे वो, प्रकृति भाव और स्वादि संधि की बात, लेकिन वो आपके लिए काम का नहीं है। आपके लिए 3 ही प्रकार संधि के महत्वपूर्ण है जो यहाँ है, क्योंकि आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुकूल पढ़ना है ये चीजें। अब एक पता क्या चलेगा, पीवाईक्यूज आपको ये बताएंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछना है। आप मान के चलिए पीवाईक्यूज यदि आपने इस तरीके से सब कुछ एनालिसिस किया, मैंने इसी तरीके से एक एक चीज को समझा, ऐसे एनालिसिस किया और उसी को नोट्स में शामिल किया। मेरे नोट्स जो है उसको शुरुआत ही में ये लिखा रहता है कि इस संधि प्रकरण से पिछले इतने साल में इतना क्वेश्चन आए हैं, वैदिक संस्कृत भाषा की मुख्य विशेषताओं से पिछले 20 साल में ये क्वेश्चन आए हैं, लौकिक संस्कृत भाषा की विशेषताओं से ये 20 साल के क्वेश्चन आए हैं, और फिर वही मैं क्या करता हूं आपको देता हूं, प्रोवाइड करता हूं, और वही पढ़ाता हूं उसी के आधार पर। जैसे शाम में वैषम्य को लेकर के क्वेश्चन पूछता है, अंतर को लेकर के पूछेगा, वैशिष्ट को लेकर के पूछेगा, प्रकृति को लेकर पूछेगा वैदिक भाषा, लौकिक भाषा की प्रकृति बताओ, लौकिक भाषा की विशेषता बताओ, लौकिक भाषा का अंतर बताओ, शाम में वैषम्य बताओ, इसका भाषा विज्ञान में योगदान बताओ, और भी चीजें पूछ सकता है कि लौकिक भाषा में उपसर्ग बताओ, लौकिक भाषा में अव्यय बताओ, लौकिक भाषा में संधि बताओ, लौकिक भाषा में ध्वनि विज्ञान बताओ, लौकिक भाषा में सुबंत बताओ, लौकिक भाषा में तिगंत बताओ, आदि आदि। इस तरीके से तो जितने भी प्रयास बन सकते हैं, तो एक तो होते हैं पीवाईक्यू, ये आपको समझ में आया कि अब आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, और पीवाईक्यू से क्या एनालिसिस करना है मैंने ये भी बताया आपको यहां उदाहरण सहित कि इस तरीके से आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे। अब आगे क्या करोगे, ध्यान रखो। इतना करने के बाद आपको ये मालूम चल जाएगा कि 80% क्वेश्चंस क्या आते हैं, 70 to 80%, 70 से 80% क्वेश्चंस क्या आते हैं जो पीवाईक्यू ही होते हैं लगभग। अब रहा 20 से 30% क्वेश्चंस जो नए आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं संभावित प्रश्न। ये संभावित प्रश्न होते हैं और हर बार नए आते हैं संभावित प्रश्न। इनका परसेंट ज्यादा नहीं होता है, मात्र 20% से 30% क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 5 से 7 क्वेश्चन हर बार ऐसे होते हैं जो नए आते हैं। जैसे कि इस बार के पेपर में मैं आपको बता दूंगा कि नए क्या आए हैं। जैसे इस बार के पेपर में यदि आप यहां पर देखो, पेपर में ही कोई लेकर के चलते हैं, आपको दिखाई देता हूं 2024 के पेपर कि नए जो आज तक नहीं आए हैं वो क्या आते हैं। जैसे यहां पर देखो, पेपर 2 है, पेपर 2 में चेंज कम होता है, पेपर 1 में चेंज ज्यादा होता है। देखो ये है। अब यहां पर ये देखो, यहां पर नया क्या आया है, बौद्ध दर्शन में प्रतिपादित, ये जो लिखा है यहाँ, बौद्ध दर्शन में प्रतिपादित प्रतीत समुत्पादवाद पहले पूछा जा चुका है। वैशेषिक दर्शन में कितने द्रव्य हैं और उनके नाम क्या है, डायरेक्ट नोट्स से है, पहले पूछा जा चुका है, नोट्स में भी ये है, नोट्स में भी है।
न्याय दर्शन अनुसार अनुमान प्रमाण पहले भी पूछा चुका है, नोट्स में डायरेक्ट मिलेगा, यानी कि तीनों क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। निष्काम कर्म के बारे में पहले भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब आया सांख्य दर्शन में पुरुष बहुत, पहले भी पूछा जा चुका है, नोट्स में है। वेदांत अनुसारम पंचकोशानाम स्वरूपम वर्णयति, ये पहली बार पूछा है, आज तक कभी नहीं आया है पिछले 30 वर्ष में, तो पंचकोश पहली बार पूछा। इससे पिछले साल एक सूत्र पूछा था जो ब्रह्म सूत्र का सूत्र था, जिसका नाम था शास्त्र योनित्वात्, ये पूछ लिए गए। तो ये संभावित क्वेश्चन है, इनको नोट्स में शामिल करना चाहिए। अब सर ने क्या किया, यदि उसने शास्त्र योनित्वात् पूछ लिया तो सर ने अपने नोट्स में क्या किया, और भी चीजों को शामिल कर दिया। जन्माद्यस्य यतः, अब ये पूछा जा सकता है, जन्माद्यस्य यतः, इसकी व्याख्या करने को पूछा जा सकता है। यदि ये ब्रह्म सूत्र का सूत्र पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है। फिर आगे तत्तु समन्वयात, डर मत जाना आप लोग, ये जाना कुछ बड़ी बात नहीं है, ये ब्रह्म की सिद्धि के प्रमाण है। जब आप वेदांत दर्शन में ब्रह्म पढ़ते हो तो ब्रह्म की सिद्धि के प्रमाण है। इसमें कहता है कि ब्रह्म की सिद्धि शास्त्रीय प्रमाण से होती है, यानी वेदांतो नाम उपनिषदम प्रमाण, उपनिषद प्रमाण से होती है, शास्त्रीय प्रमाण से होती है। इसमें फिर कहता है कि जन्माद्यस्य यतः, यानी कि वो ब्रह्म क्या है, तो बोले जन्म का जो आदि है, यतः यानी जिससे, जन्म जन्मादि, जन्मादि यस्य जन्मादि, यानी यस्य यानी जिससे, यतः इस संसार का जन्म आदि हुआ है, तो इस संसार का जिससे जन्म हुआ है वो क्या है, वही ब्रह्म है। यानी कि पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो ये बताते हैं तत्तु समन्वयात्, इस संसार को समन्वित करने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, एकत्रित करने वाला। इसकी काफी व्याख्या में तो शॉर्ट में बता रही हूं एक शब्द में, तो ध्यान रखिएगा कि तत्तु समन्वयात्। तो ये संभावित क्वेश्चन है। वेदांत के और संभावित क्या है, और भी है, जैसे यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय एक बार पूछ भी लिया गया था, ये है ना, पंचीकरण प्रक्रिया। तो इस तरीके से अब ये कैसे पता चलता है, देखो जो संस्कृत के क्षेत्र से पढ़ा होता है या फिर जो अनुभवी होता है उसको मालूम होता है कि इस दर्शन के ये टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। तो आपको भी थोड़ा सा क्या करना है, किसी विद्वान के संपर्क में जो आपके में हो, या आप ही अपना दिमाग लगा करके कैसे भी करके कुछ संभावित सोचने का प्रयास करिए जो आते हैं। जैसे आपने ये देखा संभावित, यहाँ देखा, और देखो संभावित क्या है। प्राचीन भारतीय ज्ञान अनुसत्य चतुर्णाम वर्णानाम कतिकर्तव्यानि, पहले भी कर्तव्य लिखे रहते हैं, डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन है। आचार सुश्रुत का प्राचीन भारतीय चिकित्सा अवधार्यम आचार सुश्रुत योगदानम, ये कभी नहीं पूछा है, पहली बार पूछा है, मेरे नोट्स में डायरेक्ट तौर पर शामिल था संभावित प्रश्न में। आपको ये मैंने शेयर भी किया था अपना, कि ये मेरे में पहले से कैसे शामिल था, ध्यान रखो, समझ में आया। तो ये पहली बार पूछा, जैसे सुश्रुत का क्वेश्चन पूछा तो ये पहली बार पूछा, ये संभावित प्रश्न है। तो जो मैं कह रहा हूं ना, ये सुश्रुत का पहली बार आया, आप इससे पहले ये कभी नहीं देखेंगे, देख लीजिएगा 2024 से पहले सुश्रुत का कभी नहीं देखेंगे। 23 देख लीजिए, 22, 21, कुछ भी देख लीजिए आप, 1992 तक, उससे पहले हो तो मुझे भी बता नहीं। उससे संन्यास आश्रम स्वरूपम पहले ही पूछा जा चुका है। उपनयन संस्कार पहले ही पूछा जा चुका है। प्राचीन भारत में कलानाम वैविध्यम अधिकृत, ये भी मान ले अपन की कलाएं पढ़ करके जो पढ़ाते हैं, जैसे कलाओं का विविधता पूछा है। जैसे प्राचीन भारत में कुछ दृश्य कलाएं थी जो देख करके होती, कुछ मतलब मूर्त और अमूर्त कलाओं के रूप में लेकर के चलते हैं। तो मूर्त कला क्या होती है, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, इस तरीके से। अमूर्त कलाएं क्या है, तो संगीत कला, संगीत कला, नृत्य कला, तो आदि आदि इस तरीके से जो कलाएं हैं यहाँ पर, तो मूर्त और अमूर्त रूप में, तो उसी के बारे में पूछ रहा है, कैसे विविधता है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ क्या करना था, 3-3 4-4 लाइन एक एक कला को लेकर के चलना चाहिए था और निबंध लिखना था। तो ये क्वेश्चन पहली बार नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि ये पहले ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आया है, लेकिन ठीक है, ये आराम से लिखा जा सकता है यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो। अब यहाँ काव्य के प्रयोजन पहली बार, रामायण का सांस्कृतिक पक्ष पहली बार पूछा है। रामायण का सांस्कृतिक पक्ष, यानी कि रामायण में ऐसे कौन से तत्व हैं जो सांस्कृतिक पक्ष हैं, उनको पहली बार पूछा है। रूपक शब्द से व्युत्पत्ति पहले भी पूछा जा चुका है। संस्कृत गद्य काव्य से उत्पत्ति पहले भी पूछा जा चुका है। व्यंजनाय स्वरूपम पूछा जा चुका है। महाकवि कालिदास सूक्ति सौंदर्य पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं पूछे। महाभारत से महत् स्वरूप प्रकाशित, ये पहली बार है। हालांकि इस टाइप्स का कंटेंट पहले भी आप पढ़ते हैं कि चूंकि महत् स्वरूपम के रूप में महत्वात् भारतत्वाच्च महाभारतम उच्यते, ऐसा कथन है कि महत्वात् भारतत्वाच्च महाभारतम उच्यते, ऐसा कहा जाता है, उसी को लेकर के पूछा गया है। और महाभारत चूंकि एक विशाल ग्रंथ है, इसमें पहले 8800 श्लोक थे
जैसे जय कहते थे, फिर 24,000 श्लोक आए, जैसे भारत कहते थे, फिर 1 लाख श्लोक आए, उसे महाभारत करते हैं। ये 3 प्रक्रमों में लिखा गया है। मूलतः छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक, सॉरी सॉरी सॉरी, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक लिखा गया है। यानी कि महाभारत 300 साल में लिखा गया है, और इसकी भी कथा काफी है, तो वो सब भी पढ़ाते हैं। तो ये सब आपको है। तो इस तरीके से जो 300 साल में लिखा गया है, इस श्लोकों का अलग अलग क्षेत्रों पर संकलन किया गया है, तो उस तरीके से ये है। तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों इतना व्यापक हो गया है, किस कारण हो गया, तो वो भी आपको तर्कवत पता होने चाहिए कि इस कारण हो चुका है, श्लोक भी मालूम होने चाहिए। अब इस तरीके से ध्वनि सिद्धांत, जैसे द्वंद्वस्य प्राणी तूर सेनांगाना में, इसी की बात आपसे अभी कर रहा था तब से, कि देखो निबंध को क्या लेकर के, जैसे भाषा विज्ञान क्षेत्र भर्तृहरि का योगदान पहले भी पूछा जा चुका है, और मैं पहले से भी कहता हूँ ये कभी भी पूछा जाएगा। भर्तृहरि का योगदान, निरुक्त का योगदान पूछा जाएगा, यास्क का पूछा जाएगा, शिक्षा शास्त्र का पूछा जाएगा, कई सारे योगदान है वो पूछे जाएंगे। संस्कृत काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का वैशिष्ट, ये ध्वनि सिद्धांत का वैशिष्ट पहले भी पूछा जा चुका है। वैदिक लौकिक संस्कृत में साम्य वैषम पहले भी आ चुका है। ये पहली बार था द्वंद्वस्य प्राणी तूर सेनांगानम। उपपद व्यक्ति है कारक व्यक्ति के लिए, वैसे तो पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन ठीक ठाक है। तो ये है। अब आप देख रहे हैं कि आपने देखे पहले पेपर में 4 क्वेश्चंस नहीं है, चारों क्वेश्चंस 10 अंक, 15 अंक, ऐसे। तो इस तरीके से वही बात मैंने कहा कि 4-5 क्वेश्चंस हर बार नए पूछे जाते हैं, कभी 5-6 भी पहुंच जाते हैं। पेपर 1 में ही ज्यादा होता है, सेकंड में कम होता है, इस तरीके से है। लेकिन यदि आप तैयार करके जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे इस बार मैंने जो विद्यार्थी ने दिया था, मैंने कहा 8वां अटेम्प्ट करो, 7वां अटेम्प्ट करो, 5वां अटेम्प्ट कर लो आप, 5वें के बाद आप तीसरा छोड़ करके दूसरा अटेम्प्ट कर लो। दूसरे में सब कुछ पहले पूछा गया है, और पहला अटेम्प्ट कर लो, सब कुछ वही आ गया। पहले में अब दिक्कत सबसे बड़ी थोड़ी सी ये आएगी। तो व्याकरण पोर्शन पर सदैव मजबूती रखना है आपको, खास करके निबंध वाले पोर्शन पर, जो मैं हमेशा विद्यार्थियों को अपने को भी कराता हूं कि निबंध लिखा देता हूं। अब मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगा हूं, चूंकि 20 नंबर का मामला है। तो संभावित प्रश्न डिसाइड करने हैं, तीसरा पहले सिलेबस को, दूसरा पीवाईक्यू एनालिसिस करके टॉपिक्स डिसाइड करने हैं, उनको कवर करना है, सभी पीवाईक्यू हो जाए। मैंने अपने नोट्स में सभी पीवाईक्यू कवर कर रखे हैं। संभावित प्रश्न भी लिख रखना है आपको, संभावित सोचना है कि किस चीज से क्या बन सकता है। जैसे संज्ञा प्रकरण से और क्या बन सकता है, संधि से और क्या बन सकता है, समास से और क्या बन सकता है, जैसे चार्वक दर्शन से क्या बन सकता है जो अभी तक नहीं पूछा गया है, सांख्य से क्या बन सकता है, वेदांत से क्या बन सकता है, मीमांसा से क्या बन सकता है। जैसे मीमांसा में अभी तक भावना नहीं पूछा, मैंने बच्चों को भावना पढ़ाया। विधि मंत्र नामधेय निसी अर्थवाद पढ़ाया, यानी कि मंत्र के 5 प्रकार जो हैं, फिर उसमें से विधि के जो 4 प्रकार हैं वो पढ़ाया। तो एक्स्ट्रा आपको लेकर के चलना पड़ेगा। धर्म का लक्षण पहले पूछा जा चुका है, चोदना लक्षणों धर्म, लेकिन अब आगे पूछा जा सकता है यागादि रेव धर्म, तो आदि आदि ये करके चलना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, संभावित प्रश्न करोगे, ठीक है। ये करना है, मतलब मैंने जो कवर किया है ना, ऐसे तरीके से, इससे आपका मतलब जो कैप्चर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे नोट्स पढ़ लो आप, 460-70 अंक का हर बार आ रहा है नोट्स से, तो 460, 50, 60, 70 नंबर का हर बार आ रहा है। तो इतना तभी आएगा आपके नोट्स से जब ये सब चीजें शामिल होंगी, संस्कृत का सिलेबस, संभावित प्रश्न शामिल हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक एक चीज को यूनिट तैयार करने के लिए संभावित प्रश्न के बाद अब आप क्या करें कि इस पर पहले तो गुणवत्ता पर काम करें, कि आपके जो आंसर है उनकी गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि गुणवत्ता यदि बेहतर नहीं हुई तो कैसे ही आप करें। गुणवत्ता के लिए अब आपको कंटेंट बनाना है, जो भी टॉपिक्स है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि 80% रिपीटेड है, तो क्वेश्चन तो सबको मालूम है। अब आप इस पर गुणवत्ता पर कार्य करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है प्रतीत समुत्पादवाद पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। आप ऐसा क्या लिखोगे कि दूसरों से अलग होगा। तो सबसे पहले तो प्रतीत समुत्पादवाद के आप मूल समझो कि ये क्या है। फिर सर के पढ़ाने के बाद आप सर से एक एक्स्ट्रा बुक पूछो, और बुक्स को भी पढ़ के आप कुछ चीजें एक्स्ट्रा में शामिल कर सकते हो। जो सर ने पढ़ाया वो भी पढ़ो, उसको भी समझो, कंसेप्ट समझो। उसके अलावा और चीजें खोजने में आपको आसानी हो जाएगी। वैसे मैंने नोट्स में इतना सफिशिएंट कर रखा है कि कोई विद्यार्थी यदि मेरे कंप्लीट नोट्स पढ़ करके, समझ करके, याद कर ले, आंसर प्रैक्टिस कर ले, तो ये है। मैं क्या करता हूं गुणवत्ता के लिए, मैं प्रत्येक संडे को अपने विद्यार्थियों को यूनिट पढ़ते जाते हैं। वो जैसे व्याकरण यूनिट पढ़ रहे हैं मान लो, तो व्याकरण की
पढ़ते जाएंगे। तो प्रत्येक संडे को मैं 3 घंटे की एक क्लास रखता हूं अपने विद्यार्थियों के साथ, तो कहता हूं आप लोग आंसर लिख करके लाएंगे पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज लिख के लाते हैं, फिर हम उनके चेक करते हैं और बताते हैं कि कैसे आपने क्वालिटी लिखी और क्वालिटी में क्या सुधार कर सकते हो। आधुनिक एग्जाम्पल, जो सांप्रतिक समय के एग्जाम्पल है, करंट के एग्जाम्पल है, उन्हें कैसे ऐड कर सकते हो, करंट की घटनाओं से कैसे इस चीज को रिलेट कर सकते हो, वो सब चीजें करंट के अकॉर्डिंग बताते रहते हैं। चूंकि ये रेगुलर होती है संडे, तो गुणवत्ता पर कार्य करो। जब आपके यानी कि अब आपको टॉपिक्स की गुणवत्ता पर ध्यान देना है, टॉपिक्स कवर करना है, नोट्स जुगाड़ करने के बाद उसकी गुणवत्ता पर। गुणवत्ता के लिए मैं क्या करता हूं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप ऐसा डिसाइड करेंगे कि आप सेल्फ से कुछ लोग मिल जाएंगे, 4-5 विद्यार्थी मिल सकते हो, किसी टीचर से मिल सकते हो, किसी विद्वान से मिल सकते हो, और सेल्फ के लिए आप गुणवत्ता पर कार्य करोगे। क्योंकि गुणवत्ता पर कार्य करोगे, क्योंकि 80% सबको मालूम है, तो गुणवत्ता पर कार्य करना। अब है कि पेपर में गुणवत्ता होगी, टाइमिंग का इशू आएगा। तो अब टाइमिंग के लिए क्या करेंगे, टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट सीरीज लिखेंगे, और टेस्ट लिखेंगे टाइमिंग से, और टेस्ट लिखेंगे टाइमिंग से। और किसी अच्छे व्यक्ति से आपको चेक कराना चाहिए जो आपके संपर्क में हो, ऐसा किसी से आप चेक करा सकते हैं। संस्कृत में थोड़ी सी एक कमी भी है कि इस चीज का व्यक्ति नहीं है कि आप चेक करा सकें उससे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पढ़ेंगे ना और कुछ खोज भी सकते हैं और किसी की सहायता भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं किसी का। मेरे साथ यदि पैसे में समर्थ हो, दिक्कत नहीं है, तो मेरे साथ भी आ सकते हैं, और बाकी आप कहीं से भी कर सकते हैं जहां आपका मन है। चूंकि मैं सेल्फ स्टडी बता रहा हूं इसलिए मैं अपना नहीं कह रहा हूं, है ना। तो ये टाइमिंग के लिए आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, टाइमिंग टाइमिंग और यदि क्वेश्चंस के आंसर की गुणवत्ता दोनों बेहतर कर लिया तो आपका काम हो गया। अब आपको इसके अलावा क्या करना है, अब आपको बस यही, अब आपको इसके बाद आता है फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट लिखें, और फुल लेंथ टेस्ट आपको टाइमिंग में लिखना है, और टाइमिंग में लिख करके चेक कराइए किसी से, और आप देखिए क्वालिटी कैसी आ रही है और बेहतर क्या कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट का आप उससे रिव्यू लीजिए, भाई मैंने ऐसा लिखा और ऐसा आप चेक करके ऐसा बताइए क्या कमियां हैं, वो बताइए किस टॉपिक्स में कमी रखनी। ये आपका है कि संस्कृत का सिलेबस, पीवाईक्यूज को डिसाइड करो, पीवाईक्यू जो संभावित क्वेश्चंस करके यहाँ टॉपिक से डिसाइड कर लो कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और यदि आपने ये टॉपिक से डिसाइड कर लिए एक बार, और फिर इसका नोट्स बनाओ, नोट्स बना के आंसर का गुणवत्तापूर्ण लिखो, और आंसर गुणवत्तापूर्ण लिखने के बाद टाइमिंग से लिखो, हो गया आपका काम। अब इसमें क्या है, आपको 2 चीजें और शामिल करनी है। आपको यहां करना है कि अच्छे मॉडल आंसर हो किसी की, चूंकि टॉपर आंसर बहुत कम है, जैसे मेरे पास टॉपर आंसर है भी, तो कुछ आंसर ऐसे हैं जो पवन कुमार आदि लोगों के जो सिलेक्ट हो चुके थे इन लोगों के हैं। बाकी मॉडल आंसर अधिकतर मैं क्या किया हूं, मेरे जो विद्यार्थी मेंस लिखे हैं, उन मेंस लिखने वाले विद्यार्थियों के किसी के जैसे पेपर 1 में 148 नंबर आए, तो मैंने देखा उसने कौन कौन सी यूनिट अटेम्प्ट किया और इतने नंबर कैसे आ रहे। पेपर 2 में किसी के अच्छे नंबर आए, उनके मैंने शामिल किए। तो इस तरीके से विद्यार्थियों के, यानी कि एक तो जो सिलेक्ट हो चुके हैं पवन कुमार जी आदि, तो जितना उनका मुझे मिल पाया वो हमने शामिल किया है। बाकी मैंने अपने विद्यार्थियों को जो जिनके बेहतर नंबर आए हैं, चूंकि 22 में मेंस दिया, कुछ ने 23 में दिया, कुछ ने 24 में दिया, इस बार मेरे विद्यार्थियों के एक के 248 नंबर आए हैं और एक के 251 आए हैं। तो ये जो नंबर आए हैं, इन नंबरों जिसके भी आए हैं, तो इन विद्यार्थियों की कॉपीज में इन्होंने काफी मेहनत किया है। तो इनकी मेहनत जो इनके आंसर है उसको फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते। दूसरा, मैंने भी मॉडल आंसर टेस्ट सीरीज जो आपको मैं कराता हूं, उस टेस्ट सीरीज के आंसर मॉडल आंसर बना करके मैं खुद देता हूं तुम्हें। तो आप क्या करें, किसी ऐसे से मिलने का प्रयास करो कि या तो आपको मॉडल आंसर मिल जाए कहीं से, तो खोजने का प्रयास करो। नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना बनाकर अपने पर विश्वास करो कि मैंने जो बनाया ठीक बनाया, पेपर देंगे। और या फिर आप किसी के खोज सकते हो तो खोजो, आदि आदि। ये है आपके पास कुछ कुछ चीजें मैंने आपको यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ा रखी हैं, और जैसे और बता रखी हैं, जैसे योग दर्शन मैंने पढ़ाया, आप देख लीजिए, खोज लीजिए। प्रतीक समुत्पादवाद मैंने बताया, खोज लीजिए। ऐसे मैंने कई सारे आंसर्स लेकर के यहाँ बताए हैं कि ऐसे लिख सकते हो, तो उन आंसरों को लेकर के भी आप चल सकते हो। मैंने कंप्लीट ईशावास्य उपनिषद के मॉडल आंसर टाइम में पढ़ाया है और टॉपिक्स वाइज पढ़ाया है। तो इन सभी के लिए आप मेरा ईशावास्य उपनिषद को आधार मान सकते हो। एकदम मैंने कंप्लीट ईशावास्य उपनिषद फ्री पढ़ाया है आपको। तो ईशावास्य उपनिषद का मैंने आपको 50 पेज का नोट्स भी फ्री दिया है, यानी कि कंप्लीट नोट्स मेरा 2500 पेज का है डिटेल्स में।
ठीक है। और आपको मैंने 50 पेज इस 2500 में से फ्री दिया है, तो आप क्या करें, ईशावास्योपनिषद मेरा पढ़ें और उससे 50 पेज के नोट से समझे सर ने कैसे इंटरलिंकिंग किया है आधुनिक से, कैसे पीवाईक्यूज शामिल किए हैं सर ने, सर कैसे उसी में पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते इंटरव्यू में क्या बन सकते हैं वो विचार करते हैं, कैसे आधुनिक रिलेट करते हैं, कैसे उसका इंपोर्टेंस बताते हैं, कैसे पॉलिटी से रिलेट करना है, आदि आदि चीजें मैंने सब कुछ ईशावास्योपनिषद में बताई हुई हैं। तो आप उसके 7 से 8 लेक्चर हैं, वो 7 से 8 लेक्चर देख करके आप ये समझ पाएंगे कि मॉडल आंसर कैसे लिखना है, गुणवत्ता कैसी लिखनी है, टाइमिंग कैसे करना है, प्रभास संभावित प्रश्न कैसे उसमें देखना है, आदि आदि इस तरीके से आपको कर सकते हो। मूल आधार ईशावास्योपनिषद में लेकर के चल सकते हो। डेमो के बीज को देखना यही देख लीजिए, आज से मैंने 2 साल पहले पढ़ाया था ईशावास्योपनिषद, चूंकि और मैंने जब भी पढ़ाया क्वालिटीपूर्ण ही पढ़ाता हूँ, चाहे वो आज से 2 साल पहले पढ़ाऊं या 5 साल बाद पढ़ाऊं, मैं जब भी पढ़ाता हूँ हमेशा पूर्णतः मेहनत करके ही आता हूं और तभी पढ़ाता हूं। तो ये आपकी समस्या का समाधान है। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आप ये मान करके चलिए आपके आराम से 300 के आसपास नंबर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके लिए अब सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो आएगी बुक्स और नोट्स की। आपको बुक्स और नोट्स, ये तो सभी को पहले से भी मालूम है आप लोगों को कि एक बुक कोई भी नहीं है। अब ये सब मिटा दूं मैं, तो अब तो चूंकि आप सबने ये देख लिया है तो मैं एक बार में इसको सब हटा देता हूं। आप सबको ये बात मालूम है पहले से कि बुक्स वगैरह का क्या हाल है। आपको बुक्स देखो ये पीवाईक्यूज है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। जैसे ये पूछा तो झस प्रत्याहार अंतर्गत वर्णा लिखनी है, 1 नंबर में लिखना है, 1 मिनट का समय है, आप लिख दीजिए कैसे क्या लिखेंगे वो आपको आना चाहिए। तो व्याकरण के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे कैसे पूछे जाने के उदिता है ना, तो इस तरीके से इन सभी को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये यहां तक व्याकरण के क्वेश्चन है, ए बन के ABCDE तक आता है, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये 50 अंक का व्याकरण आ रहा, तो इसको करना आना चाहिए, इसको आप फॉलो करेंगे। अब देखो बुक्स की क्या रही बात, ये तो टेस्ट सीरीज वाला मैटर है। जो भी आप में से करना चाहते हैं मेरे साथ ज्वाइन तो वो कर भी सकते हैं, इतना कुछ नहीं है, सहयोग मिल जाएगा, आपकी जर्नी आसान हो सकती है और कुछ नहीं है। बाकी तो आपको मैंने तरीका बता दिया। इस तरीके से मॉडल आंसर में प्रोवाइड करता हूं कि अधोलिखता सर्वे प्रश्न प्रतीत समुत्पादवाद पहले से नोट्स में था, इस बार पूछा गया, ये लगा है इस तरीके से बेहतर मॉडल आंसर के रूप में। अब इससे अच्छा टॉपिक्स भी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। महत्व आदि बताते हुए बाढ़ गरीबी कैसे दूर करोगे, मैंने प्रतीत समुत्पादवाद से समझा दिया ये बात। चलिए अब आपको यहाँ बुक्स के लिए क्या करना है, बुक्स के लिए आपको एक बुक्स ना लेकर के टॉपिक्स की कम से कम 3 से 4 सोर्स या 5 सोर्स आपको रखने हैं। जैसे कि आप दर्शन पढ़ रहे हो तो दर्शन की कौन सी बुक्स अच्छी है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ना मुझे मालूम है, क्योंकि यूपीएससी के अकॉर्डिंग कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, 4 से 5 बुक्स आप रख सकती हो और उन 4 से 5 बुक्स में से सबसे पहले जो आपके पीवाईक्यूज में टॉपिक्स पूछे गए हैं उन टॉपिक्स के नोट्स बनाने का प्रयास कर सकती हो। दर्शन की कोई भी आप सर्च कर लीजिए कि नव दर्शन किसमें है, कंप्लीट 4-5 बुकें जाके देखिए बुक स्टोर पर। मैंने यही हल किया है, मैंने 5 से 7 सोर्स रखे, ये 4-5 बुक्स मैंने लाइब्रेरी से उठाया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं कहां से खरीद के जाऊं, लाइब्रेरी से मैंने उठाया अपनी। अब लाइब्रेरी से उठा करके जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने ये सब काम किया था, लाइब्रेरी से उठाया। अब मैंने क्या किया, 4-5 साइट को फॉलो किया, इग्नू को फॉलो किया, NIOS को फॉलो किया, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को किया, राज्य भोज मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि 4-5 मुक्त विश्वविद्यालय जो किताबें देते हैं उनकी फॉलो की। इन सब के आधार पर मैंने एक एक टॉपिक्स का नोट्स बनाया और उसके आधार पर चिंतन किया। चिंतन करने के साथ मैंने उसको GS से लिंक किया और GS से लिंक करने के बाद मैंने टीचर को चेक कराया और फिर मेरा ये नोट्स कंप्लीट हुआ और वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यानी कि सबसे पहले इस सब करने से पहले मैंने एक टीचर से भी पढ़ा है ना, टीचर से मैंने पढ़ा, फिर मैंने कई सारी बुक सोर्स को खंगाला और सोर्स से नोट्स बनाया। वो नोट्स बना करके मैंने क्या किया कि टीचर को चेक कराया, चेक कराने के बाद ये नोट्स बनाया और फिर मैंने इसको आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से मेरी प्रक्रिया रही कि मैंने टीचर से, अच्छा ऐसा क्यों करना पड़ा कि टीचर से पढ़ने के बाद मुझे नोट्स बनाना पड़ा, क्योंकि टीचर के पास नोट्स नहीं थे मुझे देने के लिए। तो
मुझे मजबूरी थी, लेकिन उनके पास दो चीज थी कि वो मुझे पीवाईक्यू बहुत अच्छे से समझा सकते थे और पीवाईक्यू का आंसर कैसे लिखना है वो बता सकते थे, कुछ कुछ तथ्य बता सकते थे। लेकिन इस पर नोट्स बनाने का काम मुझे खुद करना था। मैं नोट्स बना करके जाता था कई सारे बुक्स पढ़ के। अब वो नोट्स चेक कर सकते थे कि ये प्रासंगिक है, ये अप्रासंगिक है, इसको हटा दो नोट्स से, इसको जोड़े रहो, ये करंट का लिंक करना सही है, ये गलत है। क्योंकि उन्होंने भी यूपीएससी दिया है तो उन्हें अनुभव था आदि आदि। तो इस तरीके से मैंने बनाया। तो यही आप फॉलो कर सकते हो कि एक चीज के लिए तीन तीन चार चार बुकों को फॉलो कर सकते हो। कारण क्या है, एक में चीजें अच्छी नहीं है, आपको इतना भटकना पड़ेगा, तभी कंटेंट क्वालिटी पूर्ण बन सकता है। यही एक सच्चाई है। आप सोचो कि एक बुक कोई खरीद के सॉल्यूशन मिल जाए, तो संस्कृत ऑप्शनल में ये संभव नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको बुक्स का समाधान हो गया। टेस्ट सीरीज का, आपको टेस्ट सीरीज जहां भी बेहतर दिखती है ले लीजिए, है ना। मेरी बेहतर लगे तो मेरी ले लीजिएगा। आप को बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैंने सब कुछ बता दिया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन रहा हो वो मुझे बताइएगा। अब मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा। आप लोग यदि कमेंट करेंगे कि सर एक एक यूनिट की बात करिए और एक एक यूनिट पर कुछ कुछ बुक्स भी सजेस्ट कर दीजिए, तीन तीन चार चार पांच पांच, तो मैं उनको तीन तीन चार चार बुक्स भी सजेस्ट कर सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इतनी बुक्स खरीदना भी आपके लिए 10,000 प्लस का पड़ जाएगा। तो ये मत कहना कि सर आपने 10,000 प्लस का बुक्स बता दिया, करना पड़ेगा भाई। मैंने कम से कम 75 से 80,000 रुपया खर्चा किया था ऑप्शनल तैयार करने के लिए, ए नोट्स बनाने के लिए। पहली बात तो 40,000 टीचर की फीस दी थी, समझ में आ रहा। और फिर बुक्स मंगाना, ये करना वो करना, सब कुछ लाइब्रेरी से थोड़ी ना मिल जाता है, आदि आदि। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से आपको 2026 के लिए यही एक बेहतर प्लान बनाया। अब ये सबसे बड़ी बात, क्या सर इतना 5 माह में हो पाएगा? स्पष्ट कह रहा हूं, नहीं हो पाएगा। ये जो मैंने बताया ये 1 साल में हो पाएगा आपका, क्योंकि सर को इतना करने के लिए कम से कम 18 महीने लग गए थे। तो आप लोग तो बहुत प्रबुद्ध हैं, तो आप लोग इसको 1 साल में भी कर सकते हैं। मेरे भाई इतनी इंद्रियां नहीं थी, भले मैं पढ़ाऊं, तो मैंने 18 माह में इसको बनाया था नोट्स को बहुत अच्छे से, जो मेरे यूट्यूब पर। तो आप लोग बना सकते हो साल भर में ऐसा नोट्स सेल्फ से भी। लेकिन 5-6 महीने का क्या है कि 5-6 महीने में तो आप केवल पढ़ भी पाओगे। 5-6 महीने का सॉल्यूशन मेरे वाला है कि मेरे लेक्चर देखो, मेरे पास ये सब कंटेंट उपलब्ध है, मेरे लेक्चर देखो, पढ़ो, नोट्स मेरे प्राप्त करो, उन नोट्स को याद करो, नोट्स की गुणवत्ता पर काम करो, आंसर लिखो, टेस्ट सीरीज लिखो, टेस्ट सीरीज के खत्म करके हो जाएगा आपका काम, इस तरीके से। तो ये 1 साल का काम है कम से कम एक ऐसा नोट्स बनाना। यदि आप रोज 5 से 7 घंटे देते हो, तब रोज आप 5 से 7 घंटे दो, तो आराम से बहुत गुणवत्तापूर्ण रोज 5 से 7 घंटे में। दिक्कत क्या होती है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, एक क्वेश्चन का अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा सोचना पड़ेगा। आप इसी अकॉर्डिंग लगा लीजिए, कम से कम एक आंसर गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए 1 घंटे सोचना पड़ेगा और कंटेंट खोजना पड़ेगा। यानी कि सब कुछ करने में कंटेंट खोजना, सोचना उस पर, उसको जीएस से लिंक करना, उसकी उपयोगिता बताना आदि आदि, ये सब करने में 1 घंटा लग जाएगा एक नोट्स में। हालांकि एक बार बनेगा तो बन जाएगा। इस तरीके से लगभग आपको 500 क्वेश्चन है कंप्लीट दोनों पेपर के। तो 500 क्वेश्चंस करने में अब 500 क्वेश्चंस पर 5 पेज भी लिखोगे तो भी 2500 पेज हो गया। और यही तो सर ने किया है, प्रत्येक टॉपिक्स पर 5 पेज का कम से कम 4-5 पेज, 3-3.5 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, इस तरीके से नोट्स बनाया तो 2500 पेज हो गया। यही आपको भी करना पड़ेगा। इसके लिए समय अच्छा खासा लगेगा, 500 घंटा। अब आप कितने देते हो? 500 घंटा लगेगा। अब जिस तरीके से आप दे लो तो हो जाएगा। यदि आप 100 दिन भी करते हो और 5-5 घंटा देते हो, एक दिन में 5 क्वेश्चंस का नोट्स बना लेते हो, अच्छा तो बढ़िया है, बनाओ, आप आराम से बना पाओगे। तो ये आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, एक यूनिट करके देख लीजिए, आपको समय आपका मालूम चल जाएगा कितना समय लग रहा है। हालांकि कुछ यूनिट में कम समय लगेगा, कुछ में ज्यादा लगेगा। जैसे दर्शन में और व्याकरण जैसे पोर्शनों में ज्यादा समय लगेगा, भाषा विज्ञान जैसे में थोड़ा सा कम समय लगेगा। तो ये भी होगा। तो आप करके देख लीजिए सेल्फ स्टडी से एक यूनिट, यदि बन रहा है तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो 27-28 वाले हैं।
26 वालों के लिए कहूंगा किसी का बैच ज्वाइन कर लो, जो आपको पसंद आता हो, जो आपको अच्छा लगता हो उसका ज्वाइन करके आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर आप गति बढ़ा दो, 7 से 8 घंटे देना स्टार्ट कर दो ऑप्शनल को, और आप 5 महीने में करो अपने जो काम बताया, करना यही पड़ेगा, या कुछ भी करो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद। आप लोग बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद।